माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान आदरणीय भजन लाल शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, माननीय राज्य मंत्री कौशल विकास श्री के बिश्नोई जी, हमारे हायर एजुकेशन के सचिव भारत सरकार विनीत जोशी जी, श्रीनिवास जी, उपस्थित सभी मंत्रालय के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे अध्यापक, हमारे छात्रगण और हमें ज्वाइन कर रहे इस महत्वाकांक्षी इवेंट में राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में हमारे छात्र, उनके अभिभावक, प्रिंसिपल्स, आज एक विशेष अवसर है, शुभ अवसर है। पहले तो मैं आप सबको ग्रीटिंग देता हूं यहाँ के अंदाज में कि राम राम साहब। एक तो आज की तिथि विशेष इसलिए भी है कि इंटरनेशनल लेबर डे, जिसपे भारत सरकार का प्रयास, हम सब का एक प्रयास सामाजिक तौर पे भी रहता है कि कोई भी काम छोटा नहीं, डिग्निटी ऑफ वर्क, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल भी है कि रोजगार के अवसर का सृजन भी हो और कामगार का, मजदूर का, भारत के निर्माण करने वाले लोगों का सम्मान भी हो और समाज के मुख्य धारा में सह सम्मान, उन्हें सुनहरे अवसर मिले। तो आज एक क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और एक प्रकार से उस कामगार की मेहनत, उनके अनुशासन और उनकी संभावनाओं की रचना के लिए एक विशेष मंच सजाया गया। मैं साधुवाद करता हूं राज्य सरकार को, EFLU को, कि राजस्थान का आदमी वैसे भी आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाता है और वो अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं। देश के अंदर भी और विदेश में कहीं भी आप जाएंगे, अगर कोई भारतीय आपको मिलेगा जो मूल निवासी भारत से निकल के यहाँ शिक्षित होके कहीं गए हैं अवसर के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, तो उसमें राजस्थानी लोग मिलते हैं। दूसरी राजस्थान की विशेषता है कि यहाँ एक अनोखा कल्चर है और उन्होंने अपने उस मूल संस्कृति को सजो के रखा। होना भी चाहिए कि हम अपने अतीत पे गर्व करते हैं, विश्वास करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को उसके साथ जोड़ने के लिए उसे महत्व देते हैं। एक बोली होती है कि भारत के लिए बिल्कुल सही है कि कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में वाणी। राजस्थान के लिए सही है। यहां ब्रज के क्षेत्र में अलग बोली है, मारवाड़ के इलाके में अलग है, हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा ढंग चेंज होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसके अहमियत को समझा कि मात्र भाषाएं कितनी जरूरी होती हैं कि आप अपने माँ के कोख में जो शिशु बच्चा है, जो पल रहा है, उसको पोषण मिलता है माँ की आवाज को सुनते हुए, जो अपने बोली में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। और शुरुआती तौर पे शिक्षा के बुनियाद में, शिक्षण पद्धति में जितना ज्यादा हम लंबे अवसर तक सिर्फ एक्सपोजर नहीं, शिक्षा के माध्यम को उन स्थानीय भाषाओं को बल देंगे, मजबूती देंगे, तो हमारे लर्निंग आउटकम्स पे सीधा एक प्रभाव पड़ता है। भाषा किसी को रोकती नहीं है, भाषा तो विचार को पर देती है। हमारा गौरवशाली अतीत जो हमें डिफाइन नहीं कर सकता, वे हमारी पहचान का हिस्सा है, लेकिन हमें प्रतिबंधित नहीं करता, हमें परिभाषित नहीं करता। हमारा गौरवशाली अतीत, हमारी भाषाएं, मातृभाषाएं हमें वो ताकत देती हैं, हमें वो ठहराव देती हैं, हमें वो विश्वास देती हैं, विचारों को बुलंदी देती हैं कि हर तूफान, आंधी में, क्रांति में भी हम अपने जड़ों से, अपनी धरती से, अपने समाज से और अपने जमीन से अपना जुड़ाव, भावनात्मक और अपनित्व का जुड़ाव बना के रखें। लेकिन जैसे दुनिया की तस्वीर बदल रही है और भारत की सामाजिक और आर्थिक शक्ति को
हमारे यहाँ के लोगों के सामर्थ्य को, उनकी मेहनत को दुनिया पहचान रही है और एक विशेष निगाह से भारत के लोग जब वहां विदेशों में जाते हैं अपना व्यापार स्थापित करने के लिए, अपने उपज को बेचने के लिए, यहां विदेशी निवेश को प्रेरित करने के लिए या विदेशों में काम करने के लिए, और वहीं जहां बाहर के लोग यहां आते हैं विश्व के स्थापित भारत की बड़ी मंडी को देखते हुए, यहां के सामर्थ्य को देखते हुए, जो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, दोनों ही पहलुओं में आज जहां हमने मातृभाषाओं को बल दिया वहां इंटरनेशनल लैंग्वेज, ताकि एक सीमलेस एक इंटीग्रेशन हो, भारत के हमारे छात्र छात्राओं को दुनिया के वे अवसर मिल पाए और उनके कौशल को, उनके हुनर को, उनकी पहचान हो पाए। उस उद्देश्य से आज एक विदेशी भाषाओं को 6 या 7 इंग्लिश को जोड़ के 7 भाषाओं को केंद्र में रख के आज का आयोजन हो रहा है और ये अनोखा पहल है कि यहां सरकार उसको सब्सिडाइज कर रही है और ऑनलाइन माध्यम से, ताकि सुलभ व्यवस्था बनाई जाए। वरना आपको देखना होता है शिक्षण संस्थान में कि कहां रुकेंगे, हॉस्टल कहां बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे पहले चरण में हमें सफलता मिलेगी तो इस कार्यक्रम को हम और स्केल और विजिबिलिटी लाने में सफल होंगे। साथ ही एक अनोखा अभियान जो कौशल विकास मंत्रालय ने जिसकी शुरुआत की उद्यमता के क्षेत्र में, हमें मालूम है कि जयपुर एक हब है क्रिएटिविटी का, इन्वेस्टमेंट का, इनोवेशन का, टूरिज्म का। उदयपुर एक आकर्षण है, जोधपुर एक हब है उच्च शिक्षा की, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, बड़ी बड़ी संस्थाएं यहां राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हुई। कोटा एक हब बन गया। लेकिन सही मायने में हमारे भारत के और राजस्थान के विकास के पथ पे, विकास की नई तस्वीर, नए आयाम कौन स्थापित करेंगे? जो टियर 2 सिटीज में और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ की पंचायत, यहाँ के गांव, यहाँ के ढाणी में जो पल रहे बढ़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो जो पीढ़ी आ रही है बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको निभानी है। जहां राजस्थान ने आई स्टार्ट के माध्यम से लगभग 7,000 एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनाई जिसके बड़े सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, वहीं जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी, उनके लिए भी एक सपोर्ट इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। सब जानते हैं कि आज भारत दुनिया में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डीपीआईआईटी के जो आंकड़े वो दिखाते हैं कि जहां 10-11 साल पहले देश में मात्र 150 स्टार्टअप्स थे रजिस्टर्ड, अब वो आंकड़ा 2 लाख पार कर चुका। राजस्थान से हमें उम्मीद है कि यहां के हर पंचायत में वो क्रिएटिविटी, वो इनोवेशन, वो आइडियाज हैं। अगर हम उनके मार्केट लिंकेज पे, उनके लिए फंडिंग सपोर्ट के लिए जो योजनाएं हैं, अगर हम एक इंक्यूबेशन की, एक्सेलरेटर की, मेंटरशिप की, सॉफ्ट स्किलिंग की एक व्यवस्था सुचारू बना सकते हैं पंचायत के स्तर पे, तो वो बहुत कारगर हो। इस गैप को देखते हुए बीते दिनों हमने कोशिश की और नीड, जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के स्ट्रेंथनिंग के लिए एक विशेष अभियान, एक ड्राइव, उसकी शुरुआत आज मंच से हो रही है। तो नीड अभियान से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण और सभी सहयोगियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। आधी आबादी पे जब तक आगे हम विश्वास नहीं करेंगे और अवसर में वो शामिल नहीं होंगी, ये देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। अभी हमने देखा किस प्रकार से भारत सरकार का एक विराट और सही रूप से बहुत एक ईमानदार प्रयास था कि हर क्षेत्र में आज महिलाएं हैं, कारीगरी में बुनकर हैं, गांवों में मिलती हैं, खेती भी कर रही हैं, मजदूरी भी कर रही हैं, स्टार्टअप्स में भी हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, एजुकेशन में तो जब जब बोर्ड के इम्तिहान आते हैं, नतीजों की समीक्षा होती है तो गर्ल्स आर टॉपिंग हर सब्जेक्ट में। गर्ल्स आर अहेड ऑफ बॉयज इन मेनी मैट्रिक्स। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी कम थी, उसे दूर करने के लिए हमने प्रयास किया
लेकिन किन्हीं कारणों से हम उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन उसी से संबंधित महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप यात्रा को सशक्त करने के लिए हाल में नीति आयोग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और एनएसडीसी ने भी साथ आके करार किया है। अभी उत्तर प्रदेश में उसकी हमने घोषणा की थी और अभी उसका हम प्रारूप तय कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान एक हब, एक नोडल स्टेट के तौर पे उस योजना में लाभ लेगा और पहले चरण में राजस्थान के महिला उद्यमों को हम उसमें सपोर्ट दिला पाएंगे। भाषा की हम बात करते हैं कि जहां स्कूल में एक बुनियाद होती है, हायर एजुकेशन का एक रोल है और आज एक विशेष अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम डिजाइन फेज में हैं, लेकिन कौशल विकास मंत्रालय के विभिन्न स्कीम्स में भी हम इस प्रकार के प्रयोगों को समर्थन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। स्किल लोन के माध्यम से, स्किल वाउचर का निर्माण करके और शॉर्ट टर्म स्किलिंग में पीएमकेवीवाई के अगले चरण में लैंग्वेज एज अ स्किल को रिकॉग्नाइज करके, क्रेडिटाइज करके, सर्टिफाई करके भी हम आपके राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के विजन के अंतर्गत इस अनोखे प्रयास को और बल आने वाले समय में देंगे। मैं आईटीआई के उपस्थित छात्रों से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्कूल मंत्रालय विभाग को भी देखता हूं और हम सब जानते हैं कि जो टॉप स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय हैं, सीबीएसई के टॉप स्कूल्स हैं, जिनकी मान्यता समाज में अच्छी है, वो वहां एडमिशन कराने के लिए जद्दोजहद होती है। पूरी सिफारिश कर देते हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी। हमारे एमपी साहब भी खूब लिखते हैं, सारे जितने एमपी होते हैं मुझे लिखते हैं कि फलाने का एडमिशन, फलाने का एडमिशन। अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी एक आकर्षण रहता है फैमिलीज का, बच्चों का, कि मुझे उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन जो एक्चुअली एम्प्लॉयबिलिटी पे, इंडस्ट्री, जो जहां नौकरियां मिल रही हैं, जहां स्किल गैप है, उसे प्लग करने के लिए जो हमारी संस्था, जो 14,500 आईटीआई, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, पूरे देश में फैली हुई है। आज तक शायद किसी सरकार ने उस संस्था के बारे में उस प्रकार से नहीं सोचा जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ भारत सरकार ने पीएम सेतु योजना का निर्माण किया। 60,000 करोड़ की लागत की स्कीम है और हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये जो शिक्षण संस्थान है, अगर आप फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से नॉलेज को अक्वायर करते हैं, ज्ञान की खोज अगर आपको करनी है, तो आपको अच्छी डिग्री करनी है, आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना है, आपको स्कूल में आपकी वो यात्रा शुरू होती है जीवन भर के लिए। लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए एक प्रकार से एक अप्लाइड साइंस है स्किलिंग का कार्यक्रम, उसके लिए आपको आईटीआई को भी बराबर दर्जा देना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये योजना को अगर हम सिर्फ सरकार तक इसको सीमित नहीं रखना है, क्योंकि 60,000 करोड़ में 10,000 करोड़ रुपए उद्योग जगत के लोगों को भी इसमें आना है, करिकुलम भी वो बनाए, उसका प्रशासन में, उन शिक्षण संस्थानों में मदद करें, गाइड करें, उसको लीड करें। मुझे खुशी है कि राजस्थान ने यहां भी काफी आगे बढ़कर प्रयास किए हैं। विभिन्न राज्यों की तुलना में हम देखते हैं तो जो एक तैयारी इस योजना को के क्रियान्वयन के लिए करनी थी, मैं विभाग के हमारे मंत्री बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। हर 10-15 दिन में हमारी इस विषय पे बात होती रहती है। राजस्थान ने लीड ली है। 8 आईटीआई के समूह को पहले चरण में विकसित करने का फैसला लिया है राजस्थान सरकार ने। उस 8 समूह में लगभग 40 सरकारी आईटीआईज को उसमें एक बड़ा निवेश होने जा रहा है। मैं अपील करता हूं मंच के माध्यम से, क्योंकि आरएफपी की एक प्रक्रिया, इंडस्ट्री को इनवाइट करने की प्रक्रिया अभी राजस्थान में चल रही है। आई वुड लाइक टू इनवाइट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल लीडिंग इंडस्ट्रियल हाउसेस। आप भी जानते हैं कि आपको जब आप किसी को नौकरी देते हैं, उसको दोबारा रिट्रेन करना पड़ता है। जिस तेज रफ्तार से उद्योग की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन आ रहा है, एआई का, रोबोटिक्स का, ऑटोमेशन का, आपको लागत तो लगानी ही पड़ती है। क्यों नहीं पहली बार जब भारत सरकार सरकारी शिक्षण संस्थान के दरवाजे आपके लिए खोल रही हो, तो आप उसी में आप आके उस प्रयास को और सशक्त करें और बल दें। राजस्थान किसानों की भी धरती है
और एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडेड, किसान को संगठित करके, चाहे एफपीओ के माध्यम से, गांव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, आर्टिजन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, एक ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रभावशाली योजना देश में काम आ रही है, आगे आ रही है। आने वाले दिनों में 23, 24, 25 तारीख को एक और ग्लोबल इवेंट राजस्थान होस्ट करने जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, जिसका नाम बहुत आकर्षक है, मेरे दिल को छूता है, ग्राम। मैं उस अनोखे प्रयास के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं। ये चौधरी चरण सिंह जी की भी नीति थी। वो कहते थे कि देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर चलता है, और राजस्थान के लोगों का, यहाँ के खेती कर रहे किसानों का मादा और लोहा किसने नहीं देखा। चौधरी चरण सिंह जी का एक छोटी सी बात जो मुझे किसी ने बताई थी, राजस्थान के किसान आए थे, उन्होंने कहा, एक बार चौधरी साहब ने कहा कि यहाँ तो राजस्थान के किसानों को अवसर नहीं मिलता, जल संसाधनों की कमी है, अगर उन्हें अवसर मिल जाए तो यहाँ तो रेत से सोना वो किसान बना सकते हैं। तो ये मादा और ये सामर्थ्य राजस्थान के किसानों और कामगारों का है। उसी के सम्मान में आज का मंच सजाया गया, उसी के सम्मान में विशेष प्रयास यहाँ सरकार कर ही रही है। मैं उन प्रयासों को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं। और आज जो करार हो रहे हैं, ये सिर्फ एक कागजी प्रणाली नहीं है, जमीन तक क्रियान्वयन सफल बनाने के लिए एक मिशन मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि सही बात है, राजस्थान विकसित होगा, जो उम्मीद, जो बड़े सपने राजस्थान के युवक और युवती आज देख रहे हैं, चूंकि हमने वो देखा है दौर इस देश में, अतीत में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो भी समय था जब नया देश आजाद हुआ था, राष्ट्र निर्माण की तरफ लोग अग्रसर थे, हमारे दोनों पांव टिके होते थे और हमारी नजर निगाह पीछे की तरफ होती थी कि हम कैसे कैसे क्या कुछ करके यहां तक पहुंचे। धीमे धीमे हमने आगे बढ़ना सीखा है। अब हम जो आज नौजवान निकल के आ रहा है, उसकी निगाह नजर बिल्कुल भविष्य की तरफ है और तेज गति से दोनों पांव आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब राजस्थान के सपने पूरे होंगे, यहां का हर एक युवक स्किल्ड होगा, तभी जो है भारत ग्लोबल स्किल्ड कैपिटल बन पाएगा और तभी भारत विकसित देश बन पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।